का लेक्चर स्पेशल होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं द टॉप प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। चला लवकर सांगा डेंसिटीचा फॉर्म्यूला काय? आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर तो V1 टू V2 और यहाँ पे आया PdV और सब्सटेंस शुड बी स्टेबल। सो दिस वाज अबाउट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। हाय बाळांनो, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। आज का लेक्चर स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसीलिए होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं द टॉप प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इन 45 मिनट्स। और ये चैप्टर मैंने बोला ना, सेशन से ज्यादा चैप्टर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाउ मच इज द वेटेज ऑफ द टॉपिक। तो बॉस चैप्टर का वेटेज है 8 मार्क्स, तो पूरी जी जान लगा देनी है अपने को क्योंकि ये चैप्टर में से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। तो चला मग सगळे रेडी आहात? वेरी गुड। चलो फिर तो पहले तो हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मेनली हम लोग को कवर करने हैं। अब इसमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है व्हाट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखो सिंपल है, अगर मैंने आपको बोला कि जाके चाय बनाओ और चाय में शक्कर डालो, अब आप पूछोगे मैम चाय में शक्कर कितनी डालनी है, वो तो डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ कितनी चाय है ना। इट विल डिपेंड ऑन हाउ मच अमाउंट ऑफ चाय यू आर मेकिंग। ऐसा होगा क्या कि भाई 2 लीटर चाय बनानी हो या 2 कप, उतना ही ये डलेगा शक्कर? नहीं। हाउ मच शुगर विल गो इनटू इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, बराबर है। तो ऐसी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, कि भाई कितनी क्वांटिटी है। तो द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कि चाय में 2 चम्मच शक्कर जाएगा या आधा किलो शक्कर जाएगा, लाइक आई डोंट नो, इतना शक्कर तो जाता भी नहीं है, बट हाँ व्हाटएवर इज द अमाउंट, ठीक है। तो कितना शक्कर जाएगा दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ चाय कितनी बनेगी। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? तो बॉस हम इसको कैसे लिखेंगे? आहो बोला प्रॉपर्टी क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टी which depends on the amount of matter. Property which depends on the amount of matter is called as your extensive property. अब बॉस इसका एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हो? आप ले सकते हो मास, वॉल्यूम एटसेट्रा, ठीक है। सो ऐसी प्रॉपर्टी विच इज डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर आता है इंटेंसिव। अब इंटेंसिव का मतलब क्या है? तो अब देखो, अगर मैंने आपको बोला है चाय बनाना है, तो बेटा जी आपको 2 कप चाय बनाना हो या 2 लीटर चाय बनाना हो, कितना भी चाय बनाना हो, बट उसके लिए आपको टेम्परेचर तो देना पड़ेगा। ऐसा है क्या कि मैम 2 ही तो कप चाय बनानी है, व्हाई डू वी नीड टू गिव टेम्परेचर? ऐसा कुछ नहीं है। तो कितनी भी चाय बनाने दो, टेम्परेचर तो देना पड़ेगा ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी। एग्जैक्टली वैसी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो I फॉर इंटेंसिव, I फॉर इंडिपेंडेंट। तो बॉस ऐसी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो I फॉर इंटेंसिव, I फॉर इंडिपेंडेंट। चलो रेडी हो? अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखो, प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट, मतलब उसको कोई लेना देना ही नहीं है। प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट on amount of matter. Property which is independent on amount of matter is called as your intensive property. तो simple है, extensive, dependent, I for intensive, I for independent, perfect. अभी देखो ये तो 2 definitions है, but इससे मुझे एक give reason याद आया है which is a previous year question, that why is density, मैं यहाँ पे लिख के ही दे देती हूँ क्वेश्चन बिकॉज इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। व्हाई डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये है गिव रीजन।
व्हाई डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये है क्वेश्चन। अब देखो सिंपल बात है, पहले तो अपना कॉमन सेंस लगाओ। क्या लगाओ? कॉमन सेंस। डेंसिटी का फॉर्म्युला बताओ यार मेरे को। चला 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 लवकर सांगा, डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय? अहो सांगा सांगा, लाजू नका। व्हेरी गुड। बघा इकडे बॉस, डेंसिटी का फॉर्म्युला है मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मास हो या वॉल्यूम, क्या बोला मैंने? मास हो या वॉल्यूम दोनों ही एक्सटेंसिव है। मास भी बोलता है कि भैया जी हम तो है एक्सटेंसिव, तो मास भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव। और बॉस दो एक्सटेंसिव का रेशो होता है इंटेंसिव। तो अगर किसी ने पूछा व्हाई इज डेंसिटी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो हम क्या बोलेंगे? देखो डेंसिटी इज द रेशो ऑफ, ध्यान से देखो बॉस, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम, और मास बाय वॉल्यूम का रेशियो होता है डेंसिटी। और बेटा जी मास एंड वॉल्यूम बोथ आर एक्सटेंसिव। दोनों बोलते हैं कि हम तो डिपेंडेंट हैं। मास एंड वॉल्यूम both are extensive properties। अब द रेशो ऑफ, क्या बोला मैंने? द रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव। समझ में आया? द रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव। हेंस, और भैया जी क्वेश्चन रिपीट कर दो, तो एक्सटेंसिव का मतलब है डिपेंडेंट। वो बोलता है मेरी सारी जान तुझ में है, तुझ पे मेरा सब कुछ डिपेंडेंट है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव का मतलब है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। इंटेंसिव का मतलब है इट इज इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि बोलो ये डेंसिटी इंटेंसिव क्यों है? तो हम क्या बोलेंगे बॉस? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। मास भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, और दो एक्सटेंसिव का रेशियो होता है इंटेंसिव, इसीलिए डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बॉस? क्लियर है बॉस? क्लियर है बॉस? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन? तो बॉस स्टेट फंक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी कि जैसे देखो इनिशियल टेम्परेचर T1 V1 P1, इनिशियल टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर T1 V1 P1, फाइनल है T2 V2 P2, T2 V2 P2। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो इसका मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती हो, उसको हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन। क्या बोलेंगे बॉस? स्टेट फंक्शन। तो लिखो इसको, प्रॉपर्टी which depends only on initial and final values। Property which depends only on initial and final values is called as the state function। और फिर आता है path function। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको क्या बोलती है, देखो इनिशियल प्रेशर था P1, फाइनल प्रेशर था P2, तो वो बोलेंगे देख भाई हम इनिशियल फाइनल तो नहीं देखेंगे, बट हम तेरी जर्नी देखेंगे, द पाथ फॉलोड देखेंगे। सो ऐसी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द
path followed by the system, कि तेरा जो सफर है वही मेरा घर है वैसे. So he will say क्या, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मतलब क्या कि explain the journey and not the final value. आया बात समझ में? So path function is, it depends on the path followed by the system. It depends on the it depends on the path followed by the system. ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस. चलो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो बॉस इसका एग्जाम्पल है वर्क डन. समझ में आया क्या? वेरी गुड. चलो ये हो गया. नेक्स्ट ये देखो, अपने को 45 मिनट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने, तो कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ, बट आपको फटाफट लिखना है सो दैट वी डोंट वेस्ट मच टाइम इन राइटिंग एंड यू पुट इन योर टाइम इन मेकिंग नोट्स. ओके, अब देखो सिंपल है, प्रोसेसेस है. बॉस आइसो का मतलब होता है सेम, तेरा भी सेम मेरा भी सेम. क्या वो देखेंगे हम. आइसो का मतलब है सेम, थर्मल का मतलब है बॉस टेम्परेचर. सो आइसो इज सेम, थर्मल इज टेम्परेचर. तो बॉस ऐसी प्रोसेस, कैसी प्रोसेस? ऐसी प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो. सो अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल. उसके बाद नेक्स्ट है आइसोबारिक. आइसो का मतलब है सेम. अभी बार, बार मतलब बेटा वो वाला नहीं, अपनी यादें मत जगाओ, ठीक है. बार का मतलब है प्रेशर, बार का मतलब है प्रेशर, ठीक है. सो व्हेन आई से आइसोबारिक, इसका मतलब है प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट. आइसोथर्मल, प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट. आइसोबारिक, प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट. जैसे ही बार बोला तुम तो खुश हो गए बेटा. चलो नेक्स्ट देखो, आइसोकोरिक. बस आइसो का मतलब है सेम और कोर का मतलब है वॉल्यूम. आइसो का मतलब है सेम और कोर का मतलब है वॉल्यूम. सो आइसोकोरिक का मतलब है process in which volume is constant. Process in which volume is constant. Isothermal, same temperature. Isobaric, same pressure. Isocoric, same volume. Very good. Next है adiabatic. बॉस adiabatic का मतलब है ऐसी प्रोसेस. कैसी प्रोसेस? ऐसी प्रोसेस जहां पे नो हीट इज एक्सचेंज. ऐसी प्रोसेस जहां पे हीट एक्सचेंज नहीं होती है उसको हम बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस, जहां पे नो हीट इज एक्सचेंज्ड. ओके, अब नेक्स्ट देखो रिवर्सिबल प्रोसेस. लेकिन बॉस रिवर्सिबल प्रोसेस पे क्वेश्चन आता है कि राइट द फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. तो अब ध्यान से देखो, फीचर्स पे क्वेश्चन आता है, राइट द फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. अब ये जो प्रेशर है बाहर वाला, इसको हम बोलेंगे पी एक्सटर्नल. और जो बाहर के लोग हैं, ये दुनिया वाले जो है, वो हमेशा अपनी बात सुनते हैं क्या बेटा? नहीं. ये जो एक्सटर्नल लोग हैं वो हमेशा अपने को क्रिटिसाइज करेंगे, ओपोज करेंगे. वैसे ही इधर भी होगा. ये जो पी एक्सटर्नल है हम इसको बोलेंगे ऑपोजिंग फोर्स. क्या बोलेंगे बॉस? ऑपोजिंग फोर्स. देखो अब याद करने के लिए इजी हो गया. बाहर वाले, ये दुनिया वाले हमारी कभी नहीं सुनेंगे. इसका मतलब क्या है? पी एक्सटर्नल. तो एक्सटर्नल लोग हमेशा हमको अपोज करते हैं, तो वो हुआ ऑपोजिंग फोर्स. और घर वाले हमको हमेशा बोलते हैं तू बढ़ आगे, मैं तेरे साथ हूं. हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमको आगे पुश करते हैं. तो ये जो इंटरनल वाला प्रेशर है इसको हम बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स. क्या बोलेंगे? ड्राइविंग फोर्स.
तो बाहर वाला प्रेशर P एक्सटर्नल इज ऑपोजिंग फोर्स, हमारे अंदर के लोग, हमारे घर के लोग हमें हमेशा मोटिवेट करेंगे, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। ओके, अब बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस के फीचर्स देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये जो ऑपोजिंग फोर्स है और ये जो ड्राइविंग फोर्स है, दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है। सो देयर इज वेरी 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 लेस डिफरेंस बिटवीन द ऑपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स। अब ये इतू सा डिफरेंस, कितू सा डिफरेंस, इतू सा डिफरेंस, इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हमें कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब हम इसको क्या बोलेंगे? तो बॉस इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सिमल। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सिमल। तो ये ऑपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स में बहुत कम डिफरेंस रहेगा। तो अब बहुत कम को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सिमल। तो चलो फर्स्ट फीचर लिखेंगे हम। चलो 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 देखो, देयर इज इनफाइनाइट सिमल। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, हम साइंस स्टूडेंट है ना बेटा, तो स्पेलिंग हमारी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, देयर इज इनफाइनाइट सिमल डिफरेंस, मतलब बहुत ही कम। देयर इज इनफाइनाइट सिमल डिफरेंस बिटवीन, किसमें है ये डिफरेंस? बिटवीन ऑपोजिंग फोर्स and driving force। ओके, उसके बाद दोनों में तो डिफरेंस बहुत कम है। अब सेकंड पॉइंट देखो, देखो देखो, ध्यान से देखो, दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। मैम यहां तक तो समझ में आ गया, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड। अब अगर अपने को ये चेंज को नॉर्मल करना है, इफ यू वांट टू ब्रिंग इट टू नॉर्मल, तो थोड़ा सा चेंज, मतलब देखो अगर बेटा आपने छोटा सा कांड किया होगा, ठीक है, तो यू कैन स्टिल करेक्ट योर मिस्टेक, क्योंकि कांड इज वेरी छोटा, तो छोटी गलती की तो यू कैन डू इट, मतलब करेक्टेड। बट अगर आपने बहुत बड़ा कांड कर दिया तो फिर आप अपनी गलती सही कर सकते हो क्या? नहीं। तो दैट इज इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल में वो बेचारा छोटा सा है तो छोटी सी गलती करता है, तो वो गलती सही भी तो की जा सकती है ना। सो इफ यू डू अ छोटा सा कांड, आप वो गलती सही कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अ स्मॉल चेंज इन द फैक्टर can bring it back to its original condition. A small change can bring it back to its original condition. तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? टेक्सचुअल लैंग्वेज में ही लिखेंगे। The process can be reversed, यानी हम उसको अपनी ओरिजिनल जगह पे ला सकते हैं। The process can be reversed The process can be reversed by an infinitesimal change. The process can be reversed by an infinitesimal change. समझ में आया क्या बॉस? Very good. The process can be reversed by an infinitesimal change. उसके बाद बॉस ये प्रोसेस इतनी स्लो है, इतनी स्लो है, इतनी स्लो है, इट इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इट इज अ स्लो प्रोसेस। और उसके बाद बॉस ये इतनी स्लो है, इतनी स्लो है कि ये बहुत सारे स्टेप्स में होती है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इट टेक्स प्लेस in many steps। समझ में आया क्या बॉस? ये तुम लोग रैप सुनते हो क्या? वो एमीवे बंटाई का वो है रैप, समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? तुम लोग रैप नहीं सुनते हो क्या? किसका सुनते हो? और सुनते हो तो ठीक है, बाद में बताना, कमेंट में बताना किसका रैप सुनते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। हाँ, अब ये इतना स्लो है कि छोटू स्टेप में होगा। एंड बॉस आफ्टर एवरी स्टेप
इतना स्लोली होगा, इतना स्लोली होगा। अब जैसे छोटा बच्चा रहेगा, ऐसे फटाफट भागते जाएगा क्या वो? नहीं, एक स्टेप लेगा, रुकेगा, इधर उधर देखेगा, एक स्टेप लेगा, इधर उधर देखेगा। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस इतना स्लो है कि ये रुकते रुकते होता है। एंड आफ्टर एवरी स्टेप, हर स्टेप के बाद अपनी सिस्टम आ जाएगी इक्विलिब्रियम पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? द प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड आफ्टर एवरी स्टेप द सिस्टम विल अटेन इक्विलिब्रियम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आफ्टर एवरी स्टेप द सिस्टम will attain equilibrium. Okay boss, okay boss, okay boss, give me a yes or no. तुम लोगों को मैं दिख नहीं रही हूँ, मैं नीचे हूँ क्योंकि मैंने बॉटल गिरा दिया था, मतलब एक बॉटल का ढक्कन। मेरे साथ ये सर्कस होता ही है, पता है, मैं एक चीज करने जाती हूँ, कुछ और चीज हो जाती है, बट इट्स नॉर्मल। लाइक आई एम दैट कलेश अल्ट्रा प्रो मैक्स पर्सन। चलो गिव मी अ येस और नो पहले तो चैट में, जल्दी आहो लवकर। चलो 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 चलो, बड़े बॉस आ गए। येस और नो? अहो किती वेळ रिप्लाय करायला? एवढ्या वेळेत मला थांबायची सवय नाहीये बाळांनो, मला तर काय लोक पटकन रिप्लाय करतात असं ॲटलिस्ट मी विचार करते, असं स्वतःला चांगलं वाटतं ना विचार करून। तसं जर तुम्हाला वाटत असेल बाळांनो, तुम्हाला कोण जास्त भाव देत नाही, ठीक आहे, ते तर काय, तुम्ही माझे शिष्य आहात, तर तुम्हालाच मॅमची काळजी आहे, तुम्हीच मला एवढा भाव देता बाळांनो। तर तुम्हाला असं वाटत असेल की ओ हो मॅमला खूप भाव मिळत असेल, काही नाही बाळांनो, काही नाही, मोहमाया आहे ही। काय? मोहमाया। चला नेक्स्ट बघा, कॉन्सेप्ट फॉर मैक्सिमम वर्क। बॉस ये है एक डेरिवेशन और ये डेरिवेशन पेपर में आएगा ही आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा? तो बॉस ये 3 मार्क्स के लिए आएगा। देखो मैं तुम लोग को ना आज एक खुलेआम चैलेंज देती हूँ, या तो ये डेरिवेशन आएगा तुम्हारे कोई पेपर में 3 मार्क्स के लिए, या ये डेरिवेशन में से मैं तुमको एक फॉर्मूला बोलूंगी उस पे न्यूमेरिकल आएगा। दोनों में से एक चीज तो आनी ही आनी है, और अगर नहीं आई तो तुम लोग बिंदास चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इतना कॉन्फिडेंस लेवल है बेटा कि आएगा ही आएगा इस पे क्वेश्चन, ठीक है? तो तुम लोग टेंशन मत लो, ये एकदम अच्छे से करके जाओ। रेडी हो बॉस, रेडी हो बॉस, रेडी हो बॉस, वेरी गुड। अब देखो जो नॉन मैथ्स वाले हैं या जो मैथ्स वाले भी है, उनके लिए मैं हर एक स्टेप ब्रेक डाउन करके बोल रही हूँ, तुम लोग एकदम ध्यान रखो, ठीक है? अब P एक्सटर्नल का एक फॉर्मूला है विच इज P माइनस डेल्टा P। P एक्सटर्नल का एक फॉर्मूला है विच इज P माइनस डेल्टा P। ये लिख के साइड में रख दो। रख दिया? वाओ कितना सुंदर लग रहा है, वेरी गुड। ऐसे ही इसको 5 टाइम्स लिखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मूला लिख के कोने में रख दो, यू नो कोना, वेरी गुड। अब देखो, अब शुरू करेंगे हम W मैक्स का डेरिवेशन। W इज इक्वल टू, आपको P एक्सटर्नल का तो फॉर्मूला बताए, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है? W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब बॉस ये जो हो रहा है ये हम कर रहे हैं फॉर अ इनफाइनाइट सिमल प्रोसेस। इनफाइनाइट सिमल प्रोसेस मतलब इतू छोटू एकदम छोटू सी प्रोसेस। तो बॉस W को हम लिखेंगे dW माइनस P एक्सटर्नल एज इट इज, और ये जो डेल्टा V है
ये डेल्टा के जगह हम लिखेंगे dv, डेल्टा के जगह हम क्या लिखेंगे dv। सो वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिख दिया, लेकिन ये प्रोसेस इतनू छोटू है फॉर अ इनफाइनाइट सिमल चेंज कि हम W को लिख देंगे dW माइनस पी एक्सटर्नल एज इट इज, और वो जो डेल्टा वी है ना, तो वो डेल्टा ट्रायंगल के जगह D लिख दिया। ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो, बाणा नो नीड बघा, dW इज इक्वल टू, देखो ये माइनस साइन को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया, मैं होती कौन हूं वो माइनस साइन हटाने वाली, क्योंकि वो तो फॉर्मूला में है और वो तो इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, तो वो माइनस साइन एज इट इज लग देना। अब बॉस पी एक्सटर्नल का ऊपर मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया है, तो पी एक्सटर्नल का मैंने क्या फॉर्मूला लिख के दिया है, देखो माइनस साइन एज इट इज P माइनस, अब वो जो डेल्टा है, डेल्टा वो डेल्टा है ट्रायंगल, उसको हम लिखेंगे D और P को हम लिखेंगे P। सो मैंने कुछ भी नहीं किया, वो P एक्सटर्नल का वैल्यू इधर डाल दिया, ये देखो P माइनस डेल्टा P। अब ये dV को मैंने तो लिख दिया एज इट इज, कैसे लिख दिया बॉस, एज इट इज, वेरी गुड। अब देखो dW इज इक्वल टू dV को ये P से मल्टीप्लाई करो, dV को P से मल्टीप्लाई करो, लेकिन सामने माइनस साइन है, तो बॉस ये हुआ माइनस पी dV, ये हुआ माइनस पी dV। फिर ये देखो माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, तो बीच में आ गया प्लस साइन, और dV को dP से करो तो बॉस डिवी डिप्पी, क्या हो गया ये डिवी डिप्पी, ठीक है, वेरी गुड। अब ये dV dP का वैल्यू इतना छोटा है कि ये बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता। अब जो कुछ करता नहीं है उसको इग्नोर करो, देखो मैंने लाइफ टिप दे दिया कि जो कुछ करता नहीं है उसका पत्ता हो जाता है कट, उसका पत्ता हो जाता है कट। वैसे ही इधर भी हुआ, ये dV dP का वैल्यू इतना छोटा है कि नेग्लिजिबल है। अब बॉस नेग्लिजिबल है, उसके होते हुए भी कोई यूज नहीं है, नेग्लिजिबल स्पेलिंग देख लो तुम लोग, ठीक है। अब इतना छोटा है कि उसको इग्नोर कर दो, फिर बॉस बचा क्या, dW इज इक्वल टू माइनस पी dV, ठीक है। यहां तक तो मैम एकदम क्लियर हो गया। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट का मीनिंग है यहां पे हम निकालेंगे एक सांप, यू नो सांप, वेरी गुड सांप। ये देखो ये रहा सांप, ये सांप को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन। यहां पे लिख दो dW, यहां पे लिख दो इनिशियल, यहां पे लिख दो फाइनल, और यहां पे लिख दो इज इक्वल टू। अब यहां पे फिर से सांप निकाल दो, यहां पे माइनस। अब माइनस यहां पे क्यों लिखा, तो बॉस इंटीग्रेशन का रूल है कि माइनस साइन शुड ऑलवेज कम आउटसाइड, तो यहाँ पे माइनस। अब डेल्टा V इनिशियल है V1, फाइनल है V2। डेल्टा V का मतलब क्या है बॉस, डेल्टा V का मतलब क्या है मेरे को बताओ। V2 माइनस V1, इसमें से इनिशियल है V1, फाइनल है V2, तो V1 टू V2, और यहाँ पे आया P dV। यहाँ तक सबको क्लियर है। माइनस साइन सांप के बाहर, यू नो सांप, वेरी गुड, ठीक है, वही जो आपका दोस्त है, मतलब खराब वाले बेटा, मैं तो अच्छे वालों की बात नहीं कर रही, ठीक है। चलो लिख दिया। अब देखो एक चीज थी बेटा, कौन सी चीज थी वो, त्याला आपण म्हणतो आइडियल गैस इक्वेशन, जे की होतं PV इज इक्वल टू nRT, ये है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन प्रेशर बोलता है कि भाई मेरे को तो प्रेशर आ गया है, अब मेरे को रहना है सिंगल, तो वो सीधा वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकअप कर देता है। अब देखो प्रेशर बोलता है मेरे को सिंगल रहने का है, मेरे को दिमाग को टेंशन चाहिए ही नहीं, फिर वो ब्रेकअप करके ना वॉल्यूम को हकाल देता है, तो वॉल्यूम आ गया इधर, तो P इज इक्वल टू nRT बाई V हो गया, वेरी गुड। अब ये वैल्यू ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कैसा होगा बॉस। अब देखो उसके पहले ये जो पूरा सांप है, ये पूरा सांप हटा दो, और वो पूरे सांप के जगह लिख दो W मैक्स, क्या लिख दो W मैक्स माइनस, ये देखो माइनस एज इट इज, सांप एज इट इज V1 टू V2,
अब ये P के जगह हम क्या लिखेंगे बॉस? तो P के जगह हम लिखेंगे nRT/V, और dV को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया और पैर भी नहीं, कुछ भी नहीं लगाया, उसको वैसे ही रखा, तो P के जगह लिख दिया nRT/V। अब पिक्चर में एक और रूल आ जाता है इंटीग्रेशन का कि सांप के बाहर तुमने माइनस साइन को तो ले लिया, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको भी माइनस साइन के बाहर ले लो। तो बॉस माइनस साइन के बाहर मतलब माइनस साइन के पास लेके जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस nRT V1 to V2, और फिर इधर बचा dV/V। क्लियर है? देखो कुछ नहीं, मैंने इंटीग्रेशन का चिंदी रूल अप्लाई किया। कैसा रूल अप्लाई किया? चिंदी पिंदी रूल। व्हाट इज दैट चिंदी पिंदी रूल? कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको सांप के बाहर ले लो, यानी इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लो। अब देखो क्या बचा, Wmax इज इक्वल टू, अब बेटा ध्यान से सुनना, माइनस nRT। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाली हूं, ये जो पूरा का पूरा सांप है उसके जगह मैंने लिख दिया ln, फिर इधर लिख दिया V, और इधर लिख दिया V1, इधर लिख दिया V2। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल, वेरी गुड। ये पूरा माइनस nRT लिख दिया, ये पूरा का पूरा सांप, और dV/V मैंने हटा दिया, उसके जगह मैंने लिख दिया ln V और V1 to V2। डन। अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से, बाळांनो नीट ऐका। याला म्हणतात लोअर लिमिट, याला म्हणतात अप्पर लिमिट, याला म्हणतात लोअर लिमिट, त्याला म्हणतात अप्पर लिमिट। अब एक इंटीग्रेशन का रूल आया है, रूल माइनस nRT, रूल इज अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या रूल है? अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो माइनस nRT, अप्पर लिमिट इज V2, बीच में माइनस, लोअर लिमिट इज V1। सो Wmax इज इक्वल टू माइनस nRT, अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके बॉस। अब जब कभी भी ये माइनस में होता है, अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब कभी भी ये माइनस में होता है ये चले जाता है डिवीजन में। सो माइनस nRT ln ऑफ V2/V1, क्या हो गया ये? V2/V1। यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। अब बेटा ध्यान से सुनना, वहां पे तो आप देख रहे हो ln लिखा है, ln का मतलब है log to the base e, एक्सपोनेंशियल। अपने को उसको करना है log to the base 10, तो मैं क्या करूंगी, Wmax इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगी, ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, देखो माइनस साइन एज इट इज, बस वो ln को, ये ln है ना, मुझे इसको कन्वर्ट करना है log to the base 10 में तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 2.303 से। सो इधर मैं लिखूंगी माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1। समझ में आया? तो जिन्होंने पूछा नहीं मतलब पूछोगे मैम 2.303 कहां से आया, तो बॉस कांस्टेंट वैल्यू है, मेरे दिल की वैल्यू नहीं है वो। और देखो ये तो फॉर्मूला हो गया माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1। अब देखो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन इनवर्स होता है। मैम आपको किसने सिखाया? बॉयल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, कल वो मेरे सपने में आया और उसने बोला कि बेटा वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये 11th के टेक्स्ट बुक में उसने मेरे को बोला था। तो V2 अपॉन V1 है, तो बॉस यहाँ पे आ जाएगा P1 अपॉन P2। तो ये दो फॉर्मूलाज है, ये है आपका पहला फॉर्मूला, ये है आपका दूसरा फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट 1 और 3 मार्क्स के लिए। ये Wmax का डेरिवेशन मैंने पूरे 5 मिनट ये डेरिवेशन पे डाले हैं। ये डेरिवेशन तुमको आना ही आना चाहिए,
क्योंकि आउट ऑफ ऑल 45 मिनट्स में अपने को सारे IMP करने थे, बट मेरा मुझे लगता है 30% टाइम तो इसी पे जा रहा है, क्योंकि यही मैं बार बार रिपीट करती हूँ. सो यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. सो दीज टू फॉर्मूलाज एज वेल एज द डेरिवेशन फर्स्ट 3 मार्क्स यू कैन नॉट मिस इट. बेटा अगर ये मिस किया तो कैमरा के बाहर आके टपली मारूंगी, ठीक है. चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. टेक अ स्क्रीनशॉट बाय द वे, जल्दी जल्दी जल्दी. चलो परफेक्ट. देखो एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क हो गया. फिर आता है आपका टांटड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट तो बेसिक है, ना तो आप नई एनर्जी बना सकते हो, ना तो जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हो. लेकिन आप क्या कर सकते हो, ना तो नई एनर्जी ऐड होगी, ना तो जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय होगी. हम एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो या तो सिस्टम को डाल दो सराउंडिंग में, या सराउंडिंग को डाल दो सिस्टम में. तो बॉस हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो. रेडियो रेडियो रेडियो, वेरी गुड. देखो एनर्जी, अच्छा ये बाय द वे आएगा तो यू हैव टू राइट ऑल द 3 स्टेटमेंट्स प्लस 4th इज द इक्वेशन. एनर्जी can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. But हम क्या कर सकते हैं, energy can neither be created nor be destroyed, but we can convert it. कहाँ से कहाँ, we can convert it from one form to another. Okay boss, okay boss, okay boss, very good. Next देखो, ये हो गया फर्स्ट. सेकेंड, अब मुझे बताओ एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है या सराउंडिंग से सिस्टम में. लेकिन ओवरऑल एनर्जी तो बॉस यूनिवर्स में ही है ना. आप घर से कॉलेज जाओ या कॉलेज से घर जाओ, दोनों एक ही कॉलोनी में तो है. तो वैसे ही एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाए या सराउंडिंग से सिस्टम में, यूनिवर्स की एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो. द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स remains constant. The energy of the universe remains constant. Very good. अब थर्ड स्टेटमेंट. अब कोई सिस्टम यार बंद है, जैसे कि हमारा थर्मस वाटर बॉटल होता है, उसमें गर्म चीज डालो तो गर्म रहेगी, ठंडी चीज डालो तो ठंडी रहेगी. इसका मतलब क्या है कि कोई सिस्टम अगर बंद रहेगी, आइसोलेटेड रहेगी, तो उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो बॉस. एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. ये वही वाला सिस्टम है एलविश भाई का, सिस्टम फाड़ देंगे वाला. एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. All the 3 statements are super duper important. And then we come to the last one, which is the equation. So delta U यानी internal energy is equal to Q plus W. Q plus W. So delta U is equal to Q plus W. This is the first law of thermodynamics. 3 statements with an equation. Guys, take a screenshot. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. वो ना मेरे को ऐसे टाइप करते नहीं आया बॉस. तो ये है डेल्टा एच और ये है डेल्टा यू. ओके, ये अगेन एक डेरिवेशन है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है. यहां तक सबको क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. चलो बॉस बढ़े आगे. नेक्स्ट, relation between delta H and delta U. Again this is a derivation. तो चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो. डेल्टा H इज इक्वल टू, ये तो अपना इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V.
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। मैम ये कहां से लाया? तो बॉस ये है इंटरनल एनर्जी का डेरिवेशन, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी। अब डेल्टा वी हम कैसे लिखेंगे? तो बॉस डेल्टा वी होता क्या है? तो वो है V2 माइनस V1। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये डेल्टा वी है क्या बाबू भैया? तो ये है V2 माइनस V1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो P इंटू V2, बॉस होगा P V2 माइनस साइन एज इट इज P इंटू V1 होगा P V1। चेंज द कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन है क्या? PV इज इक्वल टू nRT, तो V1 है तो N1 होगा। अगर मैंने PV2 लिया तो ये हो जाएगा N2RT। क्या हो जाएगा? N2RT। तो PV1 इज इक्वल टू N1RT, PV2 इज इक्वल टू N2RT। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, देखो PV2 को हम कैसे लिखेंगे? PV2, वेरी गुड, N2RT माइनस PV1 को हम कैसे लिखेंगे? N1RT। मैम कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है बाबा, RT कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन है वो दो बार क्यों लिखना है? तो हम इसको लिखेंगे N2 माइनस N1, क्योंकि यार ये तो डिफरेंट है ना। और RT हुआ कॉमन, RT हुआ कॉमन। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस N2 माइनस N1 को हम लिखेंगे डेल्टा N, और बॉस ये हो गया RT। अब ये N इज द नंबर ऑफ मोल्स, बट ये होने चाहिए गॅशियस फेज में, तर बाळांनो हे नेहमी गॅशियस फेज मध्ये घ्या। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस N2 माइनस N1 को हम लेंगे डेल्टा N, जो कि है गैशियस फेज में, और RT तो है कॉमन। तो ये हुआ एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आ सकता है बॉस 2 मार्क्स के लिए। सो इज इट क्लियर? गिव मी अ यस और नो जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन। यार ये वाला तो और भी चिंदी है, ये वाला तो और भी चिंदी है। तो तुम लोग रेडियो 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 नहीं रे रेडियो, देखो ये फॉर्मूला तो हमको पता है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो वो ना P एक्सटर्नल में नहीं लिख रही हूँ, एक्सटर्नल के जगह मैंने सिर्फ P लिख दिया। सो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V को हम लिखेंगे V2 माइनस V1, डेल्टा V को हम लिखेंगे V2 माइनस V1। सो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, डेल्टा V इज V2 माइनस V1। अब ब्रैकेट को करो मल्टीप्लाई, सो W इज इक्वल टू माइनस पी V2। बॉस ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, सो प्लस पी V1, सो माइनस पी V2 प्लस पी V1। अब देखो पी V2 क्या है? पी V2 क्या है? अरे बोलो बोलो, पी V2 क्या है? N2RT। PV1 क्या है? N1RT। वेरी गुड। अब कर दो सब्स्टिट्यूट। देखो W इज इक्वल टू माइनस पी V2 कितना है? माइनस साइन तो एज इट इज, N2RT बीच में आएगा प्लस PV1 कितना है? N1RT। चिंदी कॉन्सेप्ट, चिंदी कॉन्सेप्ट, चिंदी कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। अब आप बोलोगे मैम इधर भी तो कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या है? कॉमन RT कॉमन है, RT हो गया कॉमन, सामने का माइनस साइन एज इट इज है। अब मैं टर्म्स को रीअरेंज कर रही हूं, तो कैसे रीअरेंज किया? N2 माइनस N1, कैसे रीअरेंज किया? N2 माइनस N1।
सामने का माइनस साइन एज इट इज, RT कॉमन। अब N2 माइनस N1 मैंने रीअरेंज किया, सामने का माइनस साइन एज इट इज, तो बॉस इधर हो गया माइनस, N2 माइनस N1 को हम बोलेंगे डेल्टा N, ये हो गया RT। और ये कौन से फेज में होना चाहिए, तो बॉस ये होना चाहिए गैसियस फेज में। तो ये हुआ आपका वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा nRT, और N शुड बी इन गैसियस फेज। ओके बॉस, वेरी गुड। अब हम आते हैं एंथैल्पीज के कुछ डेरिवेशन नहीं, डेफिनेशन पे। ठीक है, अब इसमें से डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है पहली वाली, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब मैंने आपको 1000 बार बोला है कि बेटा अगर केमिस्ट्री में किसी का ब्रेकअप होता है तो हम बोलेंगे क्या कि देख देख उनका ब्रेकअप हो रहा है, नहीं, हम बोलेंगे कि उसका हो रहा है डिसोसिएशन। सो ब्रेकअप का मतलब है केमिस्ट्री में डिसोसिएशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन? तो सिंपल है बॉस, आपको देखो 1 मोल का एक कंपाउंड दे दिया, बहुत सारा होता है 1 मोल। क्यों? क्योंकि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं गजनी लोग? 6.022 into 10⁻23। बट एनीवेज कम बैक टू 1 मोल। 1 मोल एटम, 1 मोल का सब्सटेंस दिया और उसके आपने टुकड़ा 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 कर दिए। किसमें टुकड़ा 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 कर दिए? तो आपने इसको तोड़ दिया एटम्स में। सो 1 मोल के सब्सटेंस को आपने तोड़ दिया एटम्स में। अब 1 मोल के सब्सटेंस को एटम्स में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा, 1 मोल के सब्सटेंस को एटम में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बॉस एंथैल्पी का मीनिंग समझ लो ना, एनर्जी, रट्टा नहीं मारने का, कॉन्सेप्ट का फील लो। ठीक है, 1 मोल का सब्सटेंस है, उसको ब्रेक डाउन करो, किसमें ब्रेक डाउन करो? एटम्स में। फिर ये 1 मोल को एटम्स में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखो, द एंथैल्पी चेंज accompanying the dissociation, मतलब एनर्जी में हुआ बदलाव। द एंथैल्पी चेंज accompanying the dissociation, डिसोसिएशन का मतलब है ब्रेकअप। ठीक है, द एंथैल्पी चेंज accompanying the dissociation of 1 mole of a gaseous substance, 1 mole of gaseous substance के टुकड़ा कर दिए, किस में टुकड़ा कर दिए? into its atoms। so एनर्जी में हुआ चेंज when 1 mole of a substance is broken down into its atoms। enthalpy change accompanying the dissociation of 1 mole of a gaseous substance into its atoms। ठीक है, this is one important definition। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन की एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब कंबशन का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड लो और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करो, यानी उसको ऑक्सीडाइज करो, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द एंथैल्पी चेंज accompanying द रिएक्शन इन विच एनर्जी में होने वाला चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। 1 मोल का सब्सटेंस लो और उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करो। अच्छा मैम, ये स्टैंडर्ड स्टेट होता क्या है? तो बस हम बोल सकते हैं कि अ कंपाउंड इज इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। कब बोल सकते हैं अ कंपाउंड इज इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट? व्हेन प्रेशर इज 1 bar, टेम्परेचर इज 298 केल्विन, उसके बाद हाँ, क्वांटिटी इज 1 मोल और सब्सटेंस शुड बी स्टेबल। तो जब ये कंडीशंस फॉलो होंगी हम बोलेंगे कि द सब्सटेंस इज इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। सब्सटेंस इन इज इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। यहां तक समझ में आया बॉस सबको? वेरी गुड। प्रेशर 1 bar, टेम्परेचर 298 केल्विन, क्वांटिटी 1 मोल एंड द सब्सटेंस हैज टू बी स्टेबल। उसके बाद वन मोर इंपॉर्टेंट हेस लॉ।
अब हेस काका काय म्हणतात बघा बाळांनो, हेस काका म्हणतात A to B अगर आपको लगता है 40 किलो जूल, B to C आपको लगता है 20 किलो जूल, फिर हेस काका बोलते हैं फिर बेटा बताओ A to C कितना लगेगा, A to C कितना लगेगा। तो तुम बोलोगे अंकल इतना तो सिंपल है 40 प्लस 20। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर ओवरऑल एंथैल्पी निकालनी है, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द ओवरऑल एंथैल्पी, तो वो कैसे निकलेगी, तो ये जो इंडिविजुअल एंथैल्पीज है इनका एडिशन करो। ओवरऑल एंथैल्पी अगर आपको निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल एंथैल्पीज का एडिशन करो, वही तो है हेस लॉ। द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू, कितना होगा ओवरऑल एंथैल्पी चेंज, इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। इंडिविजुअल स्टेप की जो एंथैल्पी है उनका एडिशन कर दो। द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। हेस लॉ इज इंपॉर्टेंट और एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ भी आ सकता है। उसके बाद एंट्रोपी एंड इट्स यूनिट्स। एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। अब देखो जैसे मैंने बोला यहाँ पे बेचारे सीधे साधे पार्टिकल्स हैं, वो बोलते हैं सीधा साधा था भोला भाला था मैं तो नादान था, बराबर है। देखो तो ये सीधा साधा जो है इसकी एंट्रोपी लो है, उसको कोई भाव ही नहीं देता, लेकिन ये जो पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज है इनकी एंट्रोपी ज्यादा है। सो एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। इट इज डिनोटेड बाय एस और इसका यूनिट क्या है बॉस, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। फिर एक आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। सो द ओवरऑल एंथैल्पी of the entropy of the system and its surrounding increases in a spontaneous process. So spontaneity is directly proportional to entropy. और ये एक क्वेश्चन है, comment on the statement no work is involved in expansion of vacuum। बॉस मेरे को बताओ वैक्यूम में P एक्सटर्नल कितना होता है, P एक्सटर्नल होता है 0, क्योंकि वैक्यूम मतलब उधर कुछ भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, सो P एक्सटर्नल इज 0। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो W इज इक्वल टू, अगर P एक्सटर्नली 0 है तो एनीथिंग इंटू 0 विल बी 0, सो वर्क डन विल बी 0। तो हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम मतलब नो अपोजिंग फोर्स, नो अपोजिंग फोर्स मतलब नो प्रेशर, और जब प्रेशर ही नहीं रहता तो वर्क डन इज 0। अंडे का फंडा, सिंपल है बॉस। So this was about chemical thermodynamics. I tried to cover all the important questions and concepts of chemical thermodynamics, but do not forget to see the one shot of chemical thermo। ये अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो तो परफेक्ट, लेकिन बोर्ड्स के लिए पूरा वन शॉट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का देखना सॉलिड इंपॉर्टेंट है। मैम वन शॉट कहाँ मिलेगा, तो बॉस प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का वन शॉट। सो अगर वन शॉट नहीं देखा है तो पूरी वन शॉट की प्लेलिस्ट अपडेटेड है फॉर 2026। फटाफट जाओ और वन शॉट देखो और बताओ यार नेक्स्ट वन शॉट किसका चाहिए, ठीक है। और आपके लिए कुछ तो इंपॉर्टेंट बोलना है मुझे, रुको भागो मत, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि यार MV साइट आ गया है, विच इज मेगा वेदांतो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, ज्याचं रजिस्ट्रेशन बिलकुल फ्री आहे आणि एक्झाम पण बिलकुल फ्री आहे आणि हे कधी होणार आहे 27, 28 सप्टेंबर अँड 4th, 5th ऑफ ऑक्टोबर। आणि कुठे होणार आहे, तर हे होणार आहे आमच्या पुण्याच्या 4 ऑफलाईन सेंटर्समध्ये, विच इज PCMC, स्वारगेट, सिंहगड रोड अँड औंध, आणि बुलढाणा आणि अमरावती माझ्या गावामध्ये सुद्धा सेंटर्स आहे। तर अजून जर रजिस्टर नाही केले तर पळत जा आणि रजिस्टर करा आणि मग टेस्ट देऊन मला सांगा मजा आली की नाही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।